वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी पेपर 1 अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। प्रथम प्रश्न पत्र के जैसा कि आपको पता होगा, नाम है आपका क्या, समाजशास्त्र का परिचय, अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात क्या फंसती है कि आखिरकार इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे पिछले 5 सालों में पूछे गए प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में जो हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब कि जो समाजशास्त्र परिचय के अंतर्गत, जो पेपर 1 के अंतर्गत पूछे गए पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्र हैं, उन प्रश्न पत्रों में कौन से ऐसे प्रश्न हैं, मतलब या फिर वह प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह किस टॉपिक से अधिक मात्रा में पूछे जा रहे हैं, उन सभी टॉपिक को हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। हालांकि किसी टॉपिक को हम नकार नहीं सकते, लेकिन हाँ, मात्र इन 14 टॉपिक को पढ़ करके आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। लगभग आप 80% से ऊपर नंबर यहाँ से ला सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह बात ध्यान रखेंगे, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही हो, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो रही हो, दोनों लोगों के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं, अगर आपके प्रश्न पत्र का नाम है समाजशास्त्र का परिचय, तो यह वीडियो आप लोगों की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह बात ध्यान रखेंगे। आज से आपकी पढ़ाई को तीव्रता, नवीनता, नवाचार की दृष्टि से आगे बढ़ाने में यह वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और बहुत ही सहायक होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्रों का निचोड़ इस वीडियो में हमने समाहित किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने जो है यह बताया है कि यह 14 जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैशटैग के नाम से यह वीडियो जो होगी हर एक सब्जेक्ट से संबंधित उपलब्ध होगी आपके ही चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। तो आप प्लीज़ अभी अगर हमने हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे दोस्तों, शुक्ला स्टडी पॉइंट आप लोगों के साथ हमेशा हर एक सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो कोई भी सब्जेक्ट आपका हो तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे और उस सब्जेक्ट पर भी वीडियो शुक्ला स्टडी पॉइंट लाने का प्रयास करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अब यहाँ पर हमने 14 टॉपिक लिखा हुआ है, एक बार मैं फिर से पढ़ के आपको सुना देता हूँ। समाजशास्त्र की उत्पत्ति, विकास, इतिहास, समाजशास्त्र की प्रकृति में अर्थ परिभाषा इत्यादि देखते हुए हम समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के संबंध देखेंगे। उसके बाद में समाज का अर्थ परिभाषा में विशेषताओं को देखते हुए समुदाय के अर्थ परिभाषा विशेषताएं, समूह क्या होता है उसके बारे में जानते हुए हम समिति क्या होती है, समूह, समिति, संस्था और उसके अंदर इन सब में क्या अंतर होता है, आखिरकार समाज समुदाय में क्या अंतर होता है, समुदाय समूह में क्या अंतर होता है, समूह और समिति में क्या अंतर होता है, संस्था और समिति में क्या अंतर होता है, संस्था और समूह में क्या अंतर होता है, संस्था और समुदाय में क्या अंतर होता है, संस्था और समाज में क्या अंतर होता है, समाज और एक समाज में क्या अंतर होता है। इन सभी मुद्दों को समझाते हुए हम और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। विवाह क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विवाह किन किन दशाओं में होते हैं और आजकल वर्तमान परिवेश में विवाह का क्या जो है रूप या स्वरूप हमारे सामने जो दिखाई पड़ता है उसको भी समझते हुए हम परिवार की विशेषताओं, अर्थ परिभाषा इत्यादि को समझते हुए हम धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझते हुए धर्म को समझेंगे। उसमें आप धर्म, स्वधर्म और मेरे प्यारे दोस्तों विशिष्ट धर्म के बारे में चर्चा करते हुए हम व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध को देखते हुए उसके बाद में हम मानव और पशु समाज में अंतर को देखते हुए सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक परिस्थिति और भूमिका एवं जाति तथा वर्ग के बारे में चर्चा करते हुए प्रश्न पत्र को समाप्त कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यह था पूरा का पूरा सिनेरियो, पेपर का पूरा सिनेरियो आपके सामने प्रस्तुत है। बस यहीं से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो बड़े ही आसानी से हम रात में 9 बजे जो है आपकी लाइव क्लासेस होती थी, उसमें लगभग आपके यहाँ तक चैप्टर मैं बताना चाहूँ अगर आपको, तो चैप्टर मेरे प्यारे दोस्तों जो आपके कंप्लीटेड हैं वह चैप्टर मेरे प्यारे दोस्तों लगभग यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचा है मेरे प्यारे दोस्तों आपका ये वाला चैप्टर। इस चैप्टर की वीडियो मतलब मटेरियल तैयार हो चुका है, या वीडियो जल्द ही आपके चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध, अब संबंध कैसा संबंध होगा, उसमें बहुत सारे सिद्धांत है। समाज का सावयवी सिद्धांत है, हर्बर्ट स्पेंसर जी ने जो दिया था। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों सामाजिक समझौते का सिद्धांत के अंतर्गत किस प्रकार से समाज और मनुष्य इंटर रिलेशनशिप रखते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे से अंतर संबंध दर्शाते हैं, इसको समझते हुए मेरे प्यारे दोस्तों सामाजिक समझौते के सिद्धांत में हॉब्स, लॉक और रूसो के बारे में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, इसी प्रकार से अन्य सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे जो कि समाज को मनुष्य से संबंध जो है दर्शाते हैं, मनुष्य का समाज से संबंध दर्शाते हैं या समाज का मनुष्य से। ओके,
तो दोनों परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे आखिरकार समाज रहेगा तो मनुष्य रहेगा या फिर मनुष्य रहेगा तो समाज रहेगा। इन दोनों पहलुओं को समझेंगे, किस प्रकार से दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, किस प्रकार से मनुष्य और समाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन समस्त मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह सारी चीज़ें आपको पढ़नी है तो अभी से मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में बन जाइए और लगातार बने रहें। वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, ना तो वीडियो को स्किप करना है, वरना वीडियो बीच में अगर स्किप कर देंगे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो फिर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मत कहना कि सर समझ में नहीं आया। मैं एक एक मुद्दों को आपकी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। एकदम आराम से आप लोगों को यहाँ पर जो है मुझे सुनना है और मेरी बातों को यहाँ पर समझने का प्रयास करना है। ओके, यहाँ पर कोई भी मुद्दा आपसे बच करके नहीं जाएगा। यहाँ पर 14 के 14 टॉपिक को हम आज की वीडियो में एक ही वीडियो के अंतर्गत समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पानी वगैरह पी करके अपने आलस्य का परित्याग करके आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आलस्य का परित्याग कैसे करें, इस पर जल्द ही वीडियो आपके चैनल पर हम उपलब्ध करवा देंगे। पढ़ते समय आपको नींद क्यों आती है इसका भी कारण बताएंगे, क्यों आती है और क्यों मतलब कि आनी चाहिए, फिर या नींद नहीं आनी चाहिए, कितने घंटे नींद लेनी चाहिए, क्या होना चाहिए पढ़ने का सिनेरियो, कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इस पे बताऊंगा। ओके, चले अब यहाँ पर बात करते हैं पहले चीज की। पहला आपका चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों समाजशास्त्र की उत्पत्ति, विकास एवं इतिहास। अब इसी विकास और इतिहास में मेरे प्यारे दोस्तों इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ओके, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता होगा, हालांकि मुझे यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इतने चैप्टर आपके अपलोडेड हैं। लगभग इससे सारे के सारे चैप्टर पर वीडियो आपकी बनी हुई है बड़े ही आसानी से। लगभग 16-15 वीडियो, 15 चैप्टर्स की वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध है। सीरियल से बिल्कुल एकदम से विस्तार से लाइव क्लासेस में हमने समझाया है और कोई भी मुद्दा वहाँ से आपके छोड़ करके नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक सिनेरियो मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ आपको। समाजशास्त्र की उत्पत्ति। समाजशास्त्र को समाजशास्त्र के पहले एक नाम से जाना जाता था, उसका नाम था सामाजिक भौतिकी। और लगातार ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र को समाजशास्त्र से मतलब समाजशास्त्र को समाजशास्त्र से पहले किस नाम से जाना जाता था, तो वह नाम है मेरे प्यारे दोस्तों सामाजिक भौतिकी। ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी वालों भी ध्यान देने योग्य मतलब यहाँ पर बातें हैं। ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी आपको पढ़ना है, उसके बाद में यहाँ पर नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, इसी प्रकार से इंटररिलेशनशिप बिटवीन जो है अदर साइंसेस ऑफ सोशियोलॉजी, इसी प्रकार से समाज यानी सोसाइटी, मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इस प्रकार से आपको समझना है, तो बड़ी ही आसानी से अंग्रेजी वाले भी इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। अब समझिए यहाँ पर अब सोशियोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिरकार कब हमें यह पता चला कि सोशियोलॉजी हमको पढ़ना चाहिए। बड़ी डिबेट है मेरे प्यारे दोस्तों इस बात को लेकर के भी कि सोशियोलॉजी की उत्पत्ति कब से मानी जाए, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति के संबंध में आपको अधिकतर बुक्स में आपको 1838 मिलेगा। और इसीलिए लगातार एग्जाम में यह प्रश्न बन रहा है ऑब्जेक्ट टाइप में कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब होती है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब मानी जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वह उत्पत्ति है आपकी 1838 ईस्वी में। आपसे पूछे कि समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले किस देश में शुरू किया गया, तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों फ्रांस देश में शुरू किया गया। ओके, समाजशास्त्र के जनक कौन है आपसे प्रश्न पूछे तो सीधे सीधे आप बताएंगे कौन है, अगस्त कॉम्ट है। कौन है, अगस्त कॉम्ट है। ओके, ध्यान रखेंगे अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के कौन है, जनक है, यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, अगस्त कॉम्ट है। इसका ओरिजिन कब हुआ था, 1838 में हुआ था। या बात भी ध्यान रखेंगे कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था। इतनी बातें समझ में आई। इसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि 1838 ईस्वी वह समय काल है जिस समय में जो ये थी, इनका नाम अगस्त कॉम्टे, इन्होंने अगस्त कॉम्टे ने जो सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता था, इसी सामाजिक भौतिकी को 1838 ईस्वी में अगस्त कॉम्ट महोदय ने इसको एक नाम दिया और वह नाम है मेरे प्यारे दोस्तों आपका जीता जागता, उसका नाम है समाजशास्त्र मतलब सोशियोलॉजी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसलिए इनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी के जिस श्रेणी में रखते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे को। समझ में आई बात ना। अगर आपसे पूछे भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है, लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत में समाजशास्त्र के जनक को लेकर के लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो भारत में समाजशास्त्र के जनक डॉक्टर जीएस घुरिये को माना जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे। चले आगे समझते हैं और भी मुद्दों को। हालांकि राधा कमल मुखर्जी और जो है जीएस घुरिये में थोड़ा डिबेट हुई थी, मतलब इस बात को लेकर के कि समाजशास्त्र का जनक कौन होगा, राधा कमल मुखर्जी होंगे या जीएस घुरिये होंगे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मान्यता प्राप्त हुई जीएस घुरिये को, यह बात ध्यान रखेंगे। चले आगे देखते हैं। तो यहाँ पर समाजशास्त्र की उत्पत्ति को लेकर के ऑब्जेक्टिव वालों ऐसे प्रश्न पूछेगा जैसे हमने आपको बता दिया। ठीक, पूछेगा भारत में समाजशास्त्र की जो है अध्ययन प्रणाली कब शुरू हुई, तो भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन कब शुरू हुआ, 1914 में। इसको भी ध्यान रखेंगे, भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति मतलब शुरुआत कब हुई,
1914 ईस्वी में। यह भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव वालों और सुन लीजिए, आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि जो है भारत में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय से, लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, मतलब शुरू हुई। तो मेरे प्यारे दोस्तों बम्बई विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? बम्बई विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई। ओके, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछे यूपी में, तो यूपी में मेरे प्यारे दोस्तों लखनऊ। कहाँ पर? यूपी में अगर बात करें तो यूपी में लखनऊ विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, मतलब वहाँ से प्रारंभ हुआ है। समझ में आ रही बातें ना? अगर आपसे पूछे मेरे प्यारे दोस्तों एक विशिष्ट विषय के रूप में, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई है, आपसे प्रश्न पूछे कि एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई है, तो एक विशिष्ट विषय के रूप में 1938 ईस्वी में। विशिष्ट मतलब एकदम पूर्ण रूप से समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक वैज्ञानिकता की दृष्टि से सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करने वाले विज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विशिष्ट श्रेणी में रखते हैं। और जब विशिष्ट हम आगे लगा दिए तो 1938 ईस्वी में इसकी जो है शुरुआत मानी जाती है। वैसे 1838 से ध्यान रखें, आपसे पूछे समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई, 1838 लगाएंगे। अगर आपसे पूछे विशिष्ट विषय के रूप में तो इसको लगाएंगे। एक पृथक विषय के रूप में 1838। समझ में आ रही बात है ना? तो पृथक विषय के रूप में या फिर उसकी उत्पत्ति कब हुई, आप ये लगाएंगे 1838। एक विशिष्ट विषय के रूप में 1938। भारत में 1914 ईस्वी में। ओके, ध्यान रखेंगे। जनक कौन है? अगस्त कॉम्टे। इतनी बात सभी को पता होनी चाहिए। अब इसका जो है किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने से पहले उस विषय वस्तु के बारे में, उस विषय वस्तु का नाम जो है उसके संबंध में आपको जान लेना पड़ता है। तो यहाँ पर विकास यही हो गया आपका, कैसे कैसे हुआ, इतिहास भी, इतिहास और विकास एक ही। अब आपसे जो लिखित वाले हम अंक को देख रहे हैं, लिखित में आपसे प्रश्न पूछेगा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई और इसके संदर्भ में विभिन्न देशों में समाजशास्त्र की उत्पत्ति के जो है कारणों को भी दर्शाइए। या फिर आपसे पूछ सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो है उत्पत्ति, विकास एवं इतिहास पर प्रकाश डालिए। ऐसे कुछ प्रश्न पूछेगा। या समाजशास्त्र के विकास को दर्शाइए, या समाजशास्त्र की जो है इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करिए। कुछ इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा लिखित वालों। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, डबल स्टार। आगे समझते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति, अर्थ, परिभाषा। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रिपल स्टार देना पड़ेगा। लगातार 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 ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इन प्रश्नों को आपको ट्रिपल स्टार देना है। और यहाँ पर समझना यह होगा कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, मतलब नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। यही नेचर मतलब आप यहाँ पर इसका प्रकृति का मतलब होता है नेचर। और मेरे प्यारे दोस्तों यहीं पर एक बात आपको समझना पड़ेगा, स्कोप। स्कोप इसी में आ जाता है आपका। स्कोप मतलब क्या होता है? स्कोप मतलब मेरे प्यारे दोस्तों अंग्रेजी वालों समझेंगे स्कोप। स्कोप मतलब होता है विषय क्षेत्र, अर्थात सोशियोलॉजी का अध्ययन हम कहाँ कहाँ तक करते हैं उसको कहीं ना कहीं पे यहाँ पर भी हम देख लेंगे। तो स्कोप को हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, चाहे यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ओके, दोनों समझते हो। स्कोप भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, मतलब नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है या समाजशास्त्र एक जो है असामाजिक विज्ञान है? तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक आर्ट है समाजशास्त्र या फिर एक साइंस है, क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों समाजशास्त्र जो है एक विज्ञान है, इसके संबंध में भी कई मत है। और समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है, इसके संबंध में भी कई मत हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का मत बहुत अधिक मात्रा में है। तो कहीं ना कहीं पे समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग होता है। समाजशास्त्र क्या है की व्याख्या करता है। समाजशास्त्र में जो वर्णित चीज़ें हैं उनकी पुनर्परीक्षा हम कर सकते हैं। इसलिए समाजशास्त्र आपका क्या है, एक प्रकार से विज्ञान है मेरे प्यारे दोस्तों। तो विज्ञान किसे कहते हैं? सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। इस श्रेणी से अगर हम देखें समाजशास्त्र को, तो समाजशास्त्र इस मुद्दे पर खरे उतरता है। हाँ, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर आपको समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, उस पर जो है प्रश्न चिन्ह उठते हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। ओके, इतनी बातें क्लियर हुई ना? चले, तो आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे, यहाँ से प्रश्न पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों लिखित वालों, समाजशास्त्र की प्रकृति की विशेषताएं, मतलब समाजशास्त्र की प्रकृति को बताते हुए यह सिद्ध करिए कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। या ऐसे प्रश्न पूछेगा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इस कथन की पुष्टि करिए। या समाजशास्त्र की प्रकृति को बताइए। या समाजशास्त्र, अब यहाँ से ये होगा प्रकृति। अब यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आता है ब्रैकेट में, परिभाषा और अर्थ, मतलब अर्थ और परिभाषा, अर्थात मीनिंग एंड डेफिनेशन इज कॉल्ड टू कॉन्सेप्ट। मतलब समाजशास्त्र का कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है इसकी।
तो अर्थ जब हम समझते हैं किसी भी मुद्दे का और किसी चीज़ की परिभाषा को समझते हैं और जब हम दोनों को मर्ज करते हैं मतलब मिला देते हैं तो बनती है मेरे प्यारे दोस्तों क्या, तो बनती है अवधारणा। और जब अवधारणा बनती है मेरे प्यारे दोस्त तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे आपको इस अवधारणा को चाहे कॉन्सेप्ट आप कह लीजिए चाहे अर्थ परिभाषा यानी मीनिंग एंड डेफिनेशंस को अलग कर लीजिए। अब यहाँ पर समझने लायक बात यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि अर्थ कैसे हम पता करें और परिभाषा कैसे। तो अर्थ को पता करने के लिए हम दिए गए जो ये शब्द होता है इसका संधि विच्छेद करते हैं। और जब हमने संधि विच्छेद करा तो समाज शास्त्र के दो शब्द मिले आपके, पहला तो समाज और दूसरा है शास्त्र। और समाज मेरे प्यारे दोस्तों इस जो भाषा की उत्पत्ति समाज जो आया है वह कहीं ना कहीं पे आपके लैटिन भाषा से आया है। और समाज को हम किस नाम से जानते हैं, लैटिन भाषा में समाज को हम सोशियस के नाम से जानते हैं। किसके, सोशियस के नाम से जानते हैं। क्या, सोशियस के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको हम सोशियस के नाम से जानते हैं। और दूसरे को हम क्या कहते हैं, लोगास कहते हैं। और लोगास जो है आपका वह ग्रीक शब्दावली है, तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है लोगास। और जो आपका सोशियस है जिसका मतलब समाज है और लोगास का मतलब जिसका मतलब शास्त्र है, तो शास्त्र या विज्ञान को हम ग्रीक भाषा में लोगास कहते हैं, समाज को हम ग्रीक भाषा में सोशियस कहते हैं। चूंकि वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई, समाज शास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, सोशियस और लोगास। लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सोशियस का मतलब होता है समाज और मेरे प्यारे दोस्तों लोगास का मतलब होता है क्या, लोगास का मतलब होता है आपका विज्ञान या फिर शास्त्र। समझ में आ रही बातें ना, ये बातें आपको पता होगी। तो ग्रीक भाषा से ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि जो समाज शास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, सोशियस और लोगास, जिसमें लोगास किस भाषा का शब्द है तो ग्रीक भाषा का है। आपसे पूछे सोशियस किस भाषा का है तो आपका ग्रीक जो है लैटिन भाषा का है। ओके, ध्यान रखेंगे आपका सोशियस, इसका मतलब सोशियस का मतलब समाज होता है, लोगास का मतलब क्या होता है, विज्ञान होता है या फिर शास्त्र होता है। इतनी बातें समझ में आई। तो ये होता है समाजशास्त्र का जो है अर्थ। अब परिभाषा समझते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषा को समझने के लिए हमने वीडियो बना दी, पूरा का पूरा वीडियो प्रस्तुत है। परिभाषा यहाँ पर बताएंगे, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दिए, वार्ड, गिडिंग, समनर, ओडम, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग, मैकाइबर, पेज, उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों हर एक विद्वान ने समाजशास्त्र की परिभाषा दी है। तो इसको बताना यहाँ पर पूर्ण रूप से मेरे ख्याल से टाइम एक प्रकार से ज़्यादा हमारे पास नहीं है और ना ही आपके पास यह समय है कि जो है आप इसकी परिभाषा को देखेंगे। जब एक बार हमने बता दिया विस्तार से तो उसमें आपको दोबारा बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। हमने उसमें 4 प्रकार की परिभाषाओं के बारे में बताया अध्ययन की सुविधा के हिसाब से। हमने उसमें बताया कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, समाजशास्त्र को समूह का अध्ययन कोई मानते हैं, समाजशास्त्र को अंतःक्रियाओं का अध्ययन कुछ लोग मानते हैं, समाजशास्त्र को इसी प्रकार से अन्य विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया है। हमने 4 प्रकार से आपको बांट करके समझा दिया है। उस वीडियो को पहले चैप्टर को देख लीजिए, पूरा का पूरा लगभग 1 घंटे 32 मिनट या 1 घंटे से ऊपर की वीडियो है, उसमें विस्तार से हमने समझा दिया, उसको समझ लीजिएगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन दिस वीडियो। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले रहते हैं समाज। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, तीसरा नंबर आपका टॉपिक आता है समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। यह क्या होता है, अर्थात इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर साइंस। ओके, अर्थात समाजशास्त्र का संबंध मेरे पास दोस्तों अदर साइंस में क्या आते हैं, अदर सामाजिक विज्ञान। अब अदर में आपका आता है कौन सा, एक बार सुनेंगे, राजनीति शास्त्र। कौन आता है, राजनीति शास्त्र आता है आपका। दूसरा आप कर सकते हैं अर्थशास्त्र। तीसरा आप मेरे प्यारे दोस्तों कर सकते हैं मानव शास्त्र। और चौथा आप यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों जो है भूगोल तो नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ मानव भूगोल के पक्ष से लिख सकते हैं, मानव भूगोल। लेकिन यहाँ से प्रश्न नगण्य मात्रा में पूछे नहीं गए हैं आज तक। प्रश्न आपके सीधे सीधे राजनीति, अर्थशास्त्र और मानव शास्त्र, चूंकि ये सीधे सीधे समाजशास्त्र से संबंध रखते हैं तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि समाजशास्त्र राजनीतिक शास्त्र से किस प्रकार से संबंध रखता है, किस प्रकार से भिन्नता रखता है, इसको बताइए। या समाजशास्त्र अर्थशास्त्र किस प्रकार से संबंधित है, या फिर किस प्रकार से दोनों में भिन्नता है, या फिर मानव समाजशास्त्र और मानव शास्त्र एक होते हुए भी दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इस संदर्भ में अपनी जो है मतलब अपने वक्तव्य लिखिए या अपने विचार रखिए। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा, बड़े ही आसानी से समझा सकते हैं। ओके, क्योंकि राजनीति जो होता है मानव के किसी एक पक्ष का वर्णन करता है मेरे प्यारे दोस्तों, राजनीति पक्ष का। इसी प्रकार से जो अर्थ होता है, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, तो मानव के किसी एक पक्ष का अध्ययन अर्थशास्त्र भी करता है। लेकिन जो समाज शास्त्र होता है समाज के समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है। तो जीवन से संबंधित जो समस्त पहलू हैं वह समस्त के समस्त पहलू समाजशास्त्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे समाजशास्त्र जो होता है एक बड़ी विषय वस्तु है, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। तो इसको आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। इसको भी हमने समझा दिया, तीनों को विज्ञानों के संबंध को हमने बता दिया है, उस वीडियो में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मेरे प्यारे दोस्तों समाज।
समाज मतलब सोसाइटी अंग्रेजी वाले ध्यान रखेंगे। अर्थ मतलब मीनिंग, परिभाषा मतलब डेफिनेशन, विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर आपको समाज का अर्थ समझना होगा, मीनिंग अर्थात समाज का मतलब क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या है और विशेषताएं क्या है। समाज आखिरकार सामाजिक संबंधों का जाल है। लगातार ऐसे प्रश्न पूछता है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसने कहा है? तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है कथन मैकआवर पेज ने कहा है। और यहाँ से लगातार ऑब्जेक्टिव वालों, लगातार लिखित वालों, दोनों रूपों से प्रश्न लगातार बन रहे हैं। आप तो इसको अगर पढ़ लेंगे समाज वाला चैप्टर तो बड़ी ही आसानी से आपके लगभग, मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बताना चाहूँ प्रश्नों का कुछ नंबर, अगर ऑब्जेक्टिव वालों आपको ऑब्जेक्टिव में लगभग मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्नों की कुछ श्रृंखला बताना चाहूँ तो आपके लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 15 प्रश्न इन दोनों को मिला करके पूछे आते हैं यहाँ पर। ओके, इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से लगभग 5 से नहीं, लगभग 3 से 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव वालों। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों समाज से लगभग आपके 5 से 7 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से समुदाय से मेरे प्यारे दोस्तों लगभग 4 से 6 के आसपास यहाँ पे प्रश्न देखे गए हैं लगातार। ओके, इसी प्रकार से समूह से मेरे प्यारे दोस्तों इसमें भी 4 से 6, और यही 4 से 6 समिति और संस्था तीनों को ले लीजिए। विवाह से मेरे प्यारे दोस्तों लगभग आपके 10 से 12 या 15 प्रश्न पूछे जाते हैं विवाह से। इसी प्रकार से परिवार से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं 10 से 12, और इसी प्रकार धर्म की उत्पत्ति से संबंधित तो धर्म से लगभग 10 से 12 प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान रखेंगे मेरे पास तो 10, 10, 20, 10, इसी प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, बड़ी आसानी से आपका कैटेगराइजेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से भूमिका, जाति वर्ग, जाति वर्ग से मेरे प्यारे दोस्तों लगभग जो है 8 प्रश्न पूछे जाते हैं जाति और वर्ग को मिलाकर के। भूमिका से मेरे प्यारे दोस्तों 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। इसी प्रकार से परिस्थिति से लगभग जो है 5 प्रश्न बने हैं एग्जाम में, 4 से 5 के आसपास। सामाजिक स्तरीकरण को लेकर के भी इसी प्रकार से 4 से 6 लगभग प्रश्न बने हुए हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति और समाज के बीच में जो संबंध होता है, इससे मेरे प्यारे दोस्तों लगभग अगर मैं जो है प्रश्नों को बताऊं ऑब्जेक्टिव वालों आपसे, तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों लगभग दोनों के संबंध को लेकर के यहाँ पर चूंकि समाज का स्वाभाविक सिद्धांत और तमाम सारे हैं, लगभग 10 से 12 प्रश्न यहाँ से पूछे आते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सारे के सारे टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कुछ जो बचते हैं आपके वह बुक्स से पूछे जाते हैं। बुक्स क्या मतलब कि जो बुक्स होती हैं इन लोगों ने लिखी, उन बुक्स से पूछी जाती हैं। लगभग जो है 11 से 15 प्रश्न के आसपास बुक्स से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों जो आपके विचारधाराएं मतलब संकल्पनाएं होती हैं, जो सिद्धांत होते हैं आपके, जो सिद्धांत होते हैं उनसे भी इसी प्रकार से 11 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था आपका सिनेरियो जो कि आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाने का कुछ जो है डाटा था, जो हमने आपको बता दिया। ओके, चलें अब यहाँ पर थोड़ा और बताना चाहेंगे, तो आप अपने हिसाब से इन चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास समय नहीं तो इस प्रकार से आप पढ़ लेंगे कहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं। ओके, चले आगे समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला समझते हैं, आप आगे समझते हैं समाज। तो ये हो गया आपका समाज को समझ लिया आपने ना, सोसाइटी क्या होती है। तो सोसाइटी जो होती है एक प्रकार से क्या होती है, अब समाज के बारे में समझ लीजिए। समाज चूंकि संबंधों की व्यवस्था है, हमने यहाँ पर बताया था, मान लेते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों एक या समाज है, मान लेते हैं समाज। चूंकि समाज जो होता है एब्स्ट्रैक्ट होता है, वह ना तो दिखाई पड़ता है और ना ही उसको हम छू सकते हैं। तो चूंकि हम उसको ना तो छू सकते हैं ना तो दिखाई पड़ता है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों यह संबंधों की व्यवस्था होती है। समाज को एक प्रकार से यानी कह सकते हैं या गोला है या समाज है। समाज को ना तो हम छू सकते हैं ना दिखाई पड़ता है। समाज क्या होता है, संबंधों की व्यवस्था होती है। अब मेरे प्यारे दोस्तों मान लेते हैं ये मैं हूँ, यह व्यक्ति मैं हूँ, और यह मेरे प्यारे दोस्तों हमारा संबंध वो तमाम लोगों से है। मान लेते हैं यहाँ पर मंदिर के पुजारी, इनसे मेरा संबंध है। इसी प्रकार नाई से बाल कटवा तो इनसे मेरा संबंध है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों अन्य लोग हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम जो है स्कूल जाते हैं, कॉलेज में हमारा स्कूल में संबंध है। इसी प्रकार से मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मेरा कॉलेज वालों से संबंध है। इसी प्रकार से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चों से मेरा संबंध है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों मैं किसान के यहाँ गेहूँ खरीदने जाता तो उससे मेरा संबंध है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों किसी के यहाँ जाते हैं हम तो उससे मेरा संबंध हो जाता है। आस पड़ोस में खेलने जाता हूँ तो खेलने वालों से संबंध बन जाता है। इसी प्रकार से अन्य लोगों से हम मिलते जुलते रहते हैं और हम लोगों का क्या बन जाता है, एक प्रकार से जितने भी हमारे करीबी लोग होते हैं उनके बीच में एक संबंध बन जाते हैं। और इसी संबंधों का एक प्रकार से हम चूँकि हम यही हैं और हम इनसे भी संबंधित हैं, इनसे भी इसी प्रकार से हमारा संबंध चौतरफा फैला हुआ है। हमारा संबंध सभी लोगों से बना हुआ है और एक प्रकार से चूँकि हम इनको जानते हैं और यह भी मुझको जानते हैं, इसी प्रकार से इनका भी संबंध कहीं ना कहीं पे जिस प्रकार से मेरा संबंध फैला हुआ है, इसी प्रकार से इनका भी संबंध कहीं ना कहीं पे फैला होगा। और इसी प्रकार से इनका, इसी प्रकार से इनका, सभी लोगों का संबंध अलग अलग फैला हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक प्रकार से चूँकि समझ सकते हैं ना आप यहाँ पर
यहाँ पर आप समझ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि एक संबंधों की एक प्रकार से क्या बन गया, यहाँ संबंधों का एक जाल क्रिएट हो रहा है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि गोल जाल होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं कि गोल गोल ही जाल बनेगा, जाल कई प्रकार के हो सकते हैं, वो मछली वाला जाल चले। तो यहाँ पर आप समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप यह समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के अगर इतने संबंध हैं तो जितने लोगों से संबंध थे उनके भी कई कई लोगों से संबंध होंगे, जब उनके भी संबंध होंगे इसी प्रकार से अन्य लोगों से संबंध बनते चले जाते हैं और इसी संबंधों की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। इसीलिए मैकआइवर और पेज यह कहने पर मजबूर हो गए कि समाज संबंधों की व्यवस्था होती है, समाज संबंधों का जाल होता है। किसने कहा? मैकआइवर पेज। तो बस इतना यहाँ पर समझिए, बाकी हमने समझा दिया विस्तार से, और विद्वानों ने किस प्रकार से, किंग्सले डेविस ने क्या कहा और आपके जो है समनर ने क्या कहा, इसी प्रकार से और विद्वान हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो है स्पेंसर ने क्या कहा, इसी प्रकार से और भी व्यक्ति हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने, मैकआइवर पेज, किंग्सले डेविस, अगस्त कॉम्ट, इन सभी लोगों ने समाज संबंध क्या क्या बातें कही उसको हमने समझाया था। तो समाज क्या होता है, आपसे ऑब्जेक्टिव वालों प्रश्न पूछेगा कि समाज क्या होता है, समाज सा सामाजिक संबंधों का जाल होता है। अब आपसे यहाँ पर कथन से संबंध पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि समाज, यह कथन किसने कहा, वह कथन किसने कहा, तो आपको यहाँ पर समाज से संबंधित परिभाषाओं को लगभग 4-5 लोगों की परिभाषाओं के बारे में पढ़ लेना है, जो कि हमने बता दी है, वहीं से आपके प्रश्न बन जाएंगे। ओके, और विशेषताएं समाज की पढ़ लेनी कि समाज शास्त्र क्या होता है। समाज शास्त्र में समझ सकते हैं कि समाज शास्त्र जो है एक प्रकार से कैसी व्यवस्था है। समाज शास्त्र मेरे प्यारे दोस्तों अमूर्त व्यवस्था है, अमूर्त मतलब अब्स्ट्रैक्ट होता है समाज। इसी प्रकार से समाज क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, संबंधों की व्यवस्था होती है, सारी की चीज़ें, मतलब क्या है समाज में क्या होता है, पारस्परिक एक दूसरे में संबंध होता है। समाज एक प्रकार से मनुष्यों का संगठन नहीं होता है। समाज एक प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, समाज में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, समाज के लोग आपस में जो है जुड़े हुए होते हैं किसी संबंध के द्वारा। इस प्रकार से आप इसके जो है विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं। हमने विस्तार से उनकी विशेषताओं के बारे में आपको बता दिया है, उस वीडियो को देख लेंगे। आगे समझते हैं यहाँ पर समुदाय। अब मेरे पास समुदाय क्या होता है, समुदाय चूंकि क्या होता है, मनुष्यों की एक प्रकार से संगठन होता है। मनुष्यों का एक ऐसा संगठन, ऐसा समूह जो कि एक निश्चित भूभाग में रहता हो और साथ ही साथ अपने जीवन के समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जीवन पर्यंत तक उस स्थिति में या फिर उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता हो, उसको हम समुदाय कहते हैं, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। अंग्रेजी वालों इसको कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी की मीनिंग हमको देखना है, कम्युनिटी की डिफिनेशन देखना है और कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको देखना है। क्योंकि समाज क्या होता है, अमूर्त होता है, जो है आपका समाज क्या होता है, अमूर्त होता है, और समुदाय क्या होता है, मूर्त होता है। क्योंकि समुदाय को हम देख सकते हैं, समुदाय को हम छू सकते हैं, लेकिन सोसाइटी को हम केवल महसूस कर सकते हैं। समझ में आ रही ना बातें? जैसे आप जो है आपके बीच में क्या संबंध, संबंधों को आपने कभी देखा कि संबंध ये उड़ के जा रहा है बगल में, संबंध को पकड़ा गया, संबंध तुम उसके संबंध थे, चलो उसको बिगाड़ दिया, उन दूसरा संबंध हो गया। चले देखते हैं यहाँ पर, संबंधों की व्यवस्था को समाज कहते हैं, लेकिन मनुष्यों के संगठन को हम समुदाय कहते हैं। मनुष्यों का ऐसा संगठन जो कि पारस्परिक संबंध भी रखता हो आपस में, साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा संगठन जो कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो, विशेषताओं में लिखेंगे। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों मनुष्यों का ऐसा संगठन जो कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता हो, उसके पारस्परिक संबंध हो, एक दूसरे मतलब सामुदायिक भावना उसमें होनी चाहिए। इसी प्रकार से अन्य भी मुद्दे हैं जो कि हमने समझाया है, तो इन सभी मुद्दों को आप देख लेंगे। हमारी नेक्स्ट जो वीडियो पड़ी हुई है उस पर हमने विस्तार समझा दिया। समुदाय से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे छोड़ करके नहीं जाएगा, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। अगला है समूह क्या होता है। समूह मेरे प्यारे दोस्तों एक प्रकार से मैं वो जनरली बताना चाहूँ, समूह व्यक्तियों का समूह होता है, मतलब व्यक्तियों का एक संगठन जो कि एक प्रकार से क्या होता है, लोगों के बीच में आपसी संबंध हो। अब यहाँ पर एक मतभेद क्रिएट होता है कि जो मैकआइवर पे या जो है उन्होंने जो है चार्ल्स कूले महोदय ने समुदाय को 2 भागों में बांटा है। समुदाय को एक तो उन्होंने कहा कि एक जो है प्राथमिक समूह होते हैं और द्वितीयक समूह होते हैं। तो चार्ल्स कूले ने 2 भागों में बांटा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में किसने विभाजित किया है समूहों को, तो चार्ल्स कूले ने। अंतः एवं बाह्य समूह में किसने विभाजित किया है, वार्ड समनर ने, सॉरी वार्ड समनर करें, ग्राह समनर आपके, ओके ध्यान रखेंगे कौन है, ग्राह समनर। समझ में आ रही बात ना? तो समूह को जो है 2 भागों में बांटा है, अंतः जो है क्रिया मतलब अंतः समूह और बाह्य समूह, किसने, समनर ने। और चार्ल्स कूले ने क्या बांटा है, चार्ल्स कूले ने आपके मेरे प्यारे दोस्तों प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह में। तो ऐसे आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा और लिखित वालों आपसे प्रश्न पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसे समुदाय की परिभाषा बताइए, समुदाय का अर्थ बताइए, ये पूछ लेगा उसमें। और इसमें पूछेगा समूह की परिभाषा देते हुए चार्ल्स कूले के अनुसार जो है समूहों को कितने भागों में बांटा गया, इसको विस्तार समझाइए।
या इसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि समूह की विशेषताओं को बताते हुए समूह के स्वरूप को बताइए, या फिर समूह की संरचना को बताते हुए चार्ल्स कूलिग के विचारों को बताइए। ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा तो समूह पढ़ लेंगे, बड़े ही आसानी से हमने समूह को समझा दिया है। उसमें हमने जो है चार्ल्स कूले और जो है वो जो आपके जो है समनर है ग्राह, उनके बारे में बता दिया है। तो आप यहाँ से प्रश्न बड़े आसानी से समझ सकते हैं। समूह क्या होता है? प्राथमिक समूह जो होते हैं, मान लेते हैं जो परिवार होता है ना, परिवार एक क्या है? प्राथमिक समूह है। मतलब प्राथमिक समूहों की संख्या 20 से कम होनी चाहिए। 20 से ऊपर समूह की संख्या किसकी होती है? आपके मेरे प्यारे दोस्तों जो बाह्य समूह होते हैं उनकी होती है। तो आपसे कभी कभी आपसे अंतः समूह और बाह्य समूह में अंतर पूछ सकता है, आपसे प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में भी अंतर पूछा जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। लिखित वालों और ऑब्जेक्टिव वालों आपसे कथन वगैरह से प्रश्न पूछेगा, यहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। दोनों लोगों के लिए वीडियो हमने वहाँ पर बनाया है। लिखित वाले वहाँ से ज़्यादा लाभान्वित हो सकेंगे वीडियो से। ऑब्जेक्टिव वालों मेरे प्यारे दोस्तों उनसे संबंधित हमने 9 बजे की क्लास में लगभग 5 से 6 वीडियो हो चुकी हैं, 100 क्वेश्चनों की सीरीज करवा दी है, उसको देख लीजिएगा। आगे समझते हैं समिति। समिति क्या होती है? अब आपने समाज समझा, समुदाय समझा, समूह समझा, अब यहाँ पर समिति समझने का प्रयास करें। समिति क्या होती है? समिति एक प्रकार से अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि समूह क्या होता है भैया? समूह भी मूर्त व्यवस्था होती है। यह प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा आता है कि समुदाय क्या होता है? समुदाय भी मूर्त है। और मेरे प्यारे दोस्तों क्या समुदाय मूर्त है? समिति आपकी मूर्त है, ध्यान रखेंगे। समुदाय मूर्त है, समूह मूर्त है और समिति भी आपकी मूर्त है। जबकि जो समाज होता है या अमूर्त होता है, इसको भी समझेंगे। और जो आपका संस्था होती है मेरे प्यारे दोस्तों, संस्था भी क्या होती है? अमूर्त होती है। दो चीज़ याद रखें, संस्था और समाज। संस्था और समाज दोनों के दोनों क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। ना तो हम संस्था को देख सकते हैं, ना तो हम उसको मेरे प्यारे दोस्तों छू सकते हैं। और इसी प्रकार से समाज को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो केवल दो याद रखिए, समाज और संस्था क्या होती हैं? अमूर्त होती हैं। बाकी की बाकी जितने भी आपको मिलेंगे वह क्या होती हैं? मूर्त होती हैं। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। आप समझिए यहाँ पर समिति क्या होती है? समिति भी मेरे प्यारे दोस्तों एक निश्चित उद्देश्य, समुदाय क्या था? सामान्य जीवन की पूर्ति के लिए, जो उनके सामान्य इच्छा होती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किसी विशेष संगठन या फिर किसी सामान्य संगठन का रहना ही समुदाय कहलाता है। लेकिन यहाँ पर यह समझना होगा समिति के बारे में, समिति एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया व्यक्तियों का ऐसा संगठन होता है जिसमें एक प्रकार से जो कभी भी भंग हो सकता है। क्या? जो कभी भी भंग हो सकता है, मतलब उसके जैसे उद्देश्य खत्म हुए वैसे भंग हुआ। लेकिन जो समुदाय होता है जीवन प्रयत्न चलता है। तो आपसे पूछेगा समुदाय और समिति में क्या अंतर होता है, तो बड़े ही आसानी से आप समझा दीजिएगा कि समुदाय जो होता है या जीवन प्रयत्न बना रहता है, और समिति जो होती है एक निश्चित उद्देश्य से होता है। मान लेते हैं दुर्गा पूजा समिति बनाई जाती है, आप लोगों के गाँव में बनती होगी, तो वह समिति दुर्गा पूजा के 9 दिनों में पूजा करवाने के एक प्रकार से क्या होता है? उनका निश्चित उद्देश्य होता है कि हाँ 9 दिन तक पूजा होगी, तो उसके बाद में वह समिति जो है भंग हो जाएगी। तो समिति एक जो है एक प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से, समिति क्या होती है? योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया व्यक्तियों का संगठन होता है, जो कि एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। और उसका जो है विनाश संभव, मतलब कि वह खत्म होने की हो जाती है, मतलब कि समिति जो होती भंग हो सकती है। लेकिन जो समुदाय होता है भंग नहीं हो सकता। समुदाय की सदस्यता कैसी होती है? समुदाय की सदस्यता मेरे प्यारे दोस्तों आपकी जन्मजात होती है। लेकिन समिति की सदस्यता क्या होती है? आपकी क्या होती है? व्यक्तिगत होती है, मतलब कि आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, या फिर समिति की सदस्यता चाहें आप तो नहीं ले सकते, मतलब ठुकरा भी सकते हैं। तो इस प्रकार, लेकिन समुदाय जो होता है, समुदाय से आप जो है रिटायरमेंट नहीं ले सकते। ध्यान रखें, समुदाय कोई मानव निर्मित क्रिया नहीं है, समुदाय स्वतः निर्मित होता है, ध्यान रखेंगे ये बात। लेकिन समिति बनाई जाती है जानबूझ करके। तो समुदाय प्रकृति के द्वारा बना हुआ होता है, समुदाय समाज में जो संबंध होते हैं उनके द्वारा बना होता है। लेकिन जो समिति होती है वह संबंधों के द्वारा तो बनी हुई होती है, लेकिन वह कभी भी भंग हो सकती है। और मानव के योजनाबद्ध तरीके से, मानव के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से समिति को बनाया जाता है, और एक निश्चित समय अवधि के लिए बनाया जाता है, और उसको भंग भी कर दिया जाता है कुछ समय के बाद में, जब उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास संस्था को समझ लीजिए, लगे हाथ समिति के। संस्था क्या होती है? संस्था अमूर्त होती है। अब जैसे ही हमने अमूर्त कहा, मतलब कि एक प्रकार से संबंधों की व्यवस्था होगी। अब जो समिति में संबंध कार्य कर रहे होते हैं, मान लेते हैं रामू श्यामू, मान लेते हैं रामू और श्यामू और मेरे प्यारे दोस्तों निरहू। तो ये 3 लोग जो हैं निरहू, तो ये 3 लोग क्या हैं? एक प्रकार से एक समिति के सदस्य हैं।
अब रामू, निरहू और श्यामू ये तीन एक समिति के सदस्य हैं। अब यह समिति दिखाई पड़ रही कि हाँ तीन लोगों ने बनाए, एक मान लेते हैं ये अध्यक्ष हैं, यह मतलब एक प्रकार से यह क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोषाध्यक्ष है, और ये प्यारे दोस्तों निरहू क्या है, सचिव हैं। अब यहाँ पर समझिए ये अध्यक्ष है, ये आपके कोषाध्यक्ष है, मतलब पैसे और रुपए वाले मामले वित्त पक्ष ये देखते हैं, अध्यक्षता ये करते हैं, और एक प्रकार सचिव का कार्य कौन करते हैं, निरहू करते हैं। अब यहाँ पर इन तीनों लोगों का एक संगठन बन चुका है। अब इन संगठनों में चूंकि निरहू श्यामू को जानते हैं और श्यामू रामू को जानते हैं, रामू निरहू को जानते हैं, श्यामू भी निरहू को जानते हैं, लोग एक दूसरे को जानते भी हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों मान लेते दुर्गा पूजा करवानी हुई, समझिए बड़े ध्यान से, दुर्गा पूजा करवानी हुई। अब दुर्गा पूजा करवाने के लिए रामू, श्यामू और निरहू तीनों लोगों ने प्लान बनाया कि 9 दिन में हमको दुर्गा पूजा समाप्त करनी है। अब 9 दिन में दुर्गा पूजा समाप्त करने के लिए इन्होंने एक समिति बनाई, उस समिति का नाम रखा इन्होंने, मान लेते हैं कि कोई नाम मान लेते न्यू बाल दुर्गा पूजा समिति रख लिया। क्या रख लिया, न्यू बाल दुर्गा पूजा समिति रख लिया, क्योंकि ये लोग बालक ही हैं, छोटे छोटे, इसीलिए इन्होंने न्यू बाल दुर्गा पूजा समिति नाम रख लिया। बड़े ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों होगा या कि ये लोग जो निरहू, रामू और श्यामू, इन लोगों ने कैसे बल्ली पटरा लाया, किस प्रकार से दुर्गा जी की मूर्ति को लाया, या किस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों कार्य कर रहे हैं। तो इनकी जो कार्य करने की व्यवस्था है, इनकी व्यवस्था क्या रहेगी, जिस दिन पट्टी खुलेगी उस दिन, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों इनकी व्यवस्था कैसी रहेगी जब कोई मतलब कि उद्घाटन के लिए आएगा व्यक्ति, तो वह व्यवस्था जो होती है, जो इन रामू, श्यामू और निरहू के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है, जो प्रक्रिया की जाती है, जो कार्य किए जाते हैं, उन प्रक्रिया, व्यवस्था एवं कार्य को ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम संस्था कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। या कहीं ना कहीं पे आपको समझना पड़ेगा, यह होती है संस्था। तो संस्था जो होती है एक प्रकार से यह भी क्या होती है, जो व्यवस्था होती है उसी को संस्था कहते हैं। मान लेते हैं एक विश्वविद्यालय है, एक विश्वविद्यालय क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक संस्था है। कैसी संस्था है, आप कहते हैं कि नहीं, इंस्टीट्यूट। आप समूह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। समिति को मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या कहते हैं, समिति। संस्था को आप क्या कहते हैं, संस्था को मेरे प्यारे दोस्तों आप इंस्टीट्यूट कहते हैं, इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और समिति को एक पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, समिति को क्या कहते हैं, एक मिनट ध्यान होगा, जो भी होगा आप समझ सकते हैं उसको। तो संस्था जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, संस्था को हम क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान रखिए, इंस्टीट्यूशन जो होता है आपका, इंस्टीट्यूशन मेरे प्यारे दोस्तों एक ऐसा इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन जो होता है वह क्या करता है, आपको प्रक्रिया देता है। मतलब एक प्रकार से जैसे मान लेते हैं विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय चूँकि वह भी एक प्रकार से घर है, विश्वविद्यालय घर है, मान लेते हैं उसमें कमरे बने हुए, दरवाजा है, उसमें जो है ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, इस प्रकार से वह क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्रकार से दिखाई पड़ता है। आप कहेंगे सर जी अब ये आपने कहा कि जो है ये संस्था जो है विश्वविद्यालय है तो दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर भैया समझने का प्रयास करेंगे, संस्था दिखाई तो पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना यह पड़ेगा, दिखाई पड़ता है, लेकिन जो संस्था हम उस बने हुए हाहाहुत घर को नहीं कहते हैं, हम संस्था उसको कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जो कि उस घर में जो प्रक्रिया चल रही होती है, जो व्यवस्था चल रही होती है, उस व्यवस्था को, उस प्रक्रिया को, उस कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की प्रणाली जो होती है उसको हम संस्था कहते हैं। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बात समझ में आई ना? समझ में आई तो फटाफट से लाइक ठोको मेरे प्यारे दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दो सभी ग्रुप्स वगैरह में, ताकि सभी लोगों को यह बात पता चल सके कि अब जो है एक प्रकार से सारे के सारे सब्जेक्ट पर ऐसी वीडियो आती रही है। आपको समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इसी प्रकार से सोशियोलॉजी, इसी प्रकार से जितने भी सब्जेक्ट आपके, सोशियोलॉजी बोल दिया, इकोनॉमिक्स या फिर अन्य सब्जेक्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उसकी भी वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। ओके, चलें 14 टॉपिक इंपॉर्टेंट सबके आएंगे। आगे देखते हैं अगला आपका मेरे प्यारे दोस्तों, क्या संस्था हो गई आपकी, समझ में आ गई, विवाह। विवाह मेरे प्यारे दोस्तों, विवाह को हमने कहा था भी जब विवाह चैप्टर पढ़ाएंगे तो विवाह से विवाह करवा देंगे। भैया जिनका विवाह हो गया होगा उनको पता होगा विवाह क्या होता है, लेकिन जिनका विवाह नहीं हुआ है वो सही तरीके से विवाह का मतलब जानते हैं। समझने का प्रयास करें, जिनका विवाह हो गया हो विवाह की परिभाषा भी भूल गए होंगे अब, लेकिन जिनका नहीं हुआ विवाह की परिभाषा उनको रटी होगी। तो ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर विवाह का वह मतलब नहीं होता जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है। विवाह को पढ़ने के लिए आपको समाजशास्त्र की किताबों को पलटना होगा, उनके पन्ने को देखना होगा। विवाह से संबंधित हमने लगभग 2-2.5 घंटे के लेक्चर बनाया है, उसको देख लेंगे तो सारा का सारा विवाह क्लियर हो जाएगा। विवाह कितने प्रकार के होते हैं, और जो है मेरे प्यारे दोस्तों पति पत्नी के संख्या के आधार पर विवाह को कितने भागों में बांटते हैं हम, और इसी प्रकार से हमने बताया था कि विवाह के जो संरचना स्वरूप होता है उसको कैसे बांटते हैं हम। उसको एक विवाह होता है, बहु विवाह होते हैं। विवाह को हम मुख्य रूप से 2 भागों में ही बांटते हैं, एक होता है एक विवाह और एक होता है बहु विवाह।
तो मेरे प्यारे दोस्तों कभी कभी विवाह, अगर हिंदू विवाह की बात करें तो हिंदू विवाह आप सेकंड चैप्टर मतलब सेकंड पेपर में हिंदू विवाह के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल और केवल विवाह के बारे में बात की जा रही है, चाहे वह हिंदू विवाह हो, चाहे मुस्लिम विवाह हो, चाहे जनजाति का विवाह हो, या फिर कहीं का विवाह हो। ओके, तो यहाँ पर विवाह का या क्लियर नहीं है फर्स्ट चैप्टर में आपके कि कौन से विवाह की बात कर रहा है। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों जो विवाह आप पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट पेपर का विवाह जो है वह कहीं ना कहीं पे आपका विवाह केवल और केवल विवाह है। इसमें आप एक विवाह और बहु विवाह पढ़ते हैं। तो एक विवाह जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वह एक ही होता है, एक विवाह सभी लोग जानते हैं जो आजकल होता है वही एक विवाह है। लेकिन जो बहु विवाह होता है या कई प्रकार का होता है। अब बहु विवाह में मेरे प्यारे दोस्तों कई प्रकार के होते हैं आपके। एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों आपका बहु विवाह में तमाम प्रकार के विवाह हमने आपको उसमें विस्तार समझा दिया था। बहु विवाह में आपका भ्रातृक बहुपद विवाह, अभ्रातृक बहुपद विवाह, या इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो होता है जो है बहुपद विवाह, बहुपत्नी विवाह। बहु विवाह में आपका बहुत जिसके मतलब कि मान लेते हैं एक स्त्री है उसके अगर 3-4 पति हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, बहुपत विवाह कहेंगे। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों जिसमें पति मतलब कि पत्नी अधिक हैं तो उनमें क्या कहेंगे, आप बहुपत्नी विवाह कहेंगे। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों कई प्रकार के विवाह को हमने बताया था। अब उसमें मेरे प्यारे दोस्तों बहुपद विवाह में 2 भाग होते हैं, भ्रातृक बहुपद विवाह, अभ्रातृक बहुपद विवाह। इसी प्रकार से हमने विस्तार समझा था, जिसमें भाई होंगे उनको भ्रातृक बहुपद विवाह, जिनमें भाई नहीं होंगे सगे उनको अभ्रातृक बहुपद विवाह कहेंगे। इसको हमने समझा दिया है। तो विवाह से संबंधित यह चैप्टर आपको जो है देख लेना, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे सारे के सारे मुद्दे। अब यहाँ पर विवाह की विशेषताओं के बारे में आपको हो सकता है उतने बारे में ना पूछे, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव वालों या फिर लिखित वालों प्रश्न पूछेगा कि विवाह की परिभाषा देते हुए विवाह के प्रकारों का उल्लेख कीजिए, या विवाह की परिभाषा को दीजिए विभिन्न विद्वानों के अनुसार। उसके बाद में विवाह के स्वरूप या संरचना को प्रदर्शित कीजिए। स्वरूप और संरचना भी आपका प्रकार ही होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों विवाह को आप समझा सकते हैं बड़े आसानी से अगर उस लेक्चर को देख लेंगे। अगला आपका परिवार, परिवार क्या होता है तो परिवार को भी समझ लेंगे अगर आप मेरा वह वीडियो देख लेंगे, क्योंकि विवाह के बाद में ही परिवार बनता है। तो पहले आपने विवाह समझा, विवाह संस्था के द्वारा किस प्रकार से परिवार बनता है और परिवार समूह का निर्माण होता है, कैसे परिवार होता है, परिवार में नाभिकीय परिवार क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से आपके बहुत सारे जो है केंद्रीय परिवार, नाभिकीय परिवार एक ही परिवार हैं, जॉइंट फैमिली अर्थात संयुक्त परिवार क्या होते हैं, इससे संबंधित भी लेक्चर आपके चैनल पर उपलब्ध है, इसको भी देख लेंगे। ओके, समझ में आ जाएगी बातें। तो परिवार से भी लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपसे यहाँ से एक प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है वेस्टरमार्क का कि एक विवाह ही विवाह का स्वरूप है, एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया, वेस्टरमार्क ने दिया। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा। हमने 100 ऑब्जेक्टिव टाइप की जो श्रृंखला चलाई है उसमें हमने विस्तार से इन सभी मुद्दों को समझा दिया है। लगभग 500 से या 1000 के आसपास हमने प्रश्नों को करवा दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों परिवार, परिवार समझ में आ गई। अगला आपका धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत, धर्म की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत क्या है इसको भी हमने आपको विस्तार से समझाया है। धर्म की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत आपका मानववाद हो गया, एडवर्ब का जो है एडवर्ब टाइलर द्वारा दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों आत्मावाद हो गया, या इसी प्रकार से अन्य भी सिद्धांत है प्रकृतिवाद हो गया, या इसी प्रकार से अन्य भी सिद्धांत है फ्रेजर वगैरह का सिद्धांत है जो कि धर्म की उत्पत्ति संबंधित है। मतलब धर्म कैसे बना, धर्म के कैसे बना उसको लेकर के यहाँ पर सिद्धांत कुछ दिए गए हैं। उन सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर जो है बात यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, आप बात ध्यान रखेंगे। चले, आपने सोचा होगा क्यों खड़े हो गए वहाँ पर, चले कोई बात नहीं, आगे समझते हैं। वहाँ पर इसलिए खड़े हो गए मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि यहाँ से आपको थंबनेल जो है, जो वीडियो में थंबनेल ऊपर दिखाई पड़ता है, उसके लिए मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था। ओके, चलो, तो परिवार मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ गया, धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत आपको समझ में आ गया, इससे संबंधित वीडियो उपलब्ध है, आप देख लीजिएगा। आगे समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर धर्म को विस्तार से आपको हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इन सभी धर्म के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। आपको धर्म जो पढ़ना है वो सेकंड पेपर में जब हम इंडियन सोसाइटी पढ़ेंगे, तो जब हम इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे होंगे तो इंडियन सोसाइटी में हम विस्तार समझेंगे कि जो है आपका कौन सा धर्म, कौन सा हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, उसमें मेहर क्या होता है और उसके अंदर मेरे प्यारे दोस्त चिल्ला संस्कार वगैरह क्या होता है, सब उसको हम समझेंगे सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर की वीडियो जल्दी आएगी। अब यहाँ पर अगला चैप्टर जो है आपका मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं आप व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध। अब यहाँ पर एक चीज़ और, व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध को पढ़ते हुए व्यक्ति और समाज के बीच में क्या संबंध होता है, व्हाट इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड सोसाइटी, इसको पढ़ना होगा। इससे संबंधित मेरे प्यारे दोस्तों कई सिद्धांत दिए गए हैं। समाज का स्वाभाविक सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर, इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त सामाजिक समझौते का सिद्धांत जॉन लॉक रूसो, या इसी प्रकार से अन्य सिद्धांत भी हैं। इसको जल्दी मैं जो है क्लियर करवा दूंगा आपके समझ सिद्धांत। तो यहाँ से लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे पूछेगा कि यह सिद्धांत किसने दिया, लॉक की प्राकृतिक अवस्था क्या है, जॉन की प्राकृतिक अवस्था क्या है, रूसो की क्या है, इसी प्रकार से आपसे पूछेगा। ओके, ध्यान रखेंगे। हॉब्स की क्या है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ध्यान रखें। प्राकृतिक अवस्था मतलब सामाजिक समझौते का सिद्धांत मान लेते हैं समाज नहीं था,
जब समाज नहीं था मेरे प्यारे दोस्तों, तब किस प्रकार से सारी चीज़ें हुआ करती थी, इसके बारे में यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ओके, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे समझिए, यहाँ पर आप आगे समझते हैं व्यक्ति और समाज के बीच संबंध हो गया आपका। अगला आपका प्रश्न जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया, एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत मान लेते हैं समाज है ये, समाज में एक स्तर फिक्स किया जाता है, कौन ऊंचा रहेगा कौन नीचा रहेगा। तो उच्चता से मेरे प्यारे दोस्तों निम्नता की ओर, या फिर निम्नता से उच्चता की ओर एक प्रकार से लोगों का क्रम से सजाना ही क्या कहलाता है, समाज में स्तरीकरण कहलाता है। एक स्तर किसका मतलब, एक स्तर पर कौन है, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। तो इसकी स्तरीकरण के संबंधित सिद्धांत या फिर स्तरीकरण क्या होता है, इसको संबंधित वीडियो BA करेकर चैनल पर उपलब्ध है, उसको देख लेंगे। अगर वह नहीं मिल रही तो जल्दी ही इस पर नई वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। स्तरीकरण क्या होता है, उसी के अंदर परिस्थिति, क्योंकि परिस्थिति से ही निर्धारण होता है कि समाज में व्यक्ति का स्तर क्या होगा, और जब ये इसी से निर्धारित होता है कि समाज में व्यक्ति का स्तर क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों परिस्थिति भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो परिस्थिति मेरे प्यारे दोस्तों क्या होती है, इसमें अर्जित परिस्थिति होती है, प्रदत्त परिस्थिति होती है। तो इसी प्रकार से हम दोनों परिस्थितियों के बारे में समझेंगे। वहाँ पर अर्जित क्या होती है, प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है, सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत भी कही दिए गए विभिन्न विद्वानों के द्वारा, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो भूमिका देखेंगे, आखिरकार व्यक्ति की समाज में परिस्थिति क्या है, और परिस्थिति के हिसाब से अगर उसको समाज में एक स्तर फिक्स कर दिया गया, उसका स्तरीकरण हो गया है, उसके बाद में उसकी भूमिका क्या समाज में है, वह क्या करना चाहता है, मतलब कि क्या करना लायक है, या फिर क्या करना चाहता है, या फिर क्या करने योग्य है, तो उसकी भूमिका क्या समाज में, मतलब उसका रोल क्या मान लेते हैं। अजय देवगन साहब की मूवी बनी, कोई मूवी मान लेते हैं, जैसे दिलवाले में उन्होंने किस प्रकार से किरदार निभाया। तो किरदार निभाना, समाज में आपका किरदार क्या होगा, आपकी परिस्थिति और स्तरीकरण के हिसाब से उसको यहाँ पर पढ़ना होगा भूमिका के अंतर्गत। उसके बाद में मेरे पास दोस्तों जाति क्या होती है और वर्ग क्या होता है, जाति और वर्ग के बीच में क्या अंतर होता है, इससे पूछेगा। भूमिका की परिभाषा, अर्थ, परिस्थिति की परिभाषा, अर्थ, स्तरीकरण की परिभाषा, अर्थ, ये सब पूछेगा एग्जाम में। तो यहाँ से आपको प्रश्न पढ़ लेना है। इनके टॉपिक जल्द ही वीडियो आपके चैनल पर मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो चले मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।